वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो सेशन है इसमें अभी हाल में ही रेलवे के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं रीजनिंग के और प्रीवियस ईयर में भी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको इन्वॉल्व किए गए हैं इसमें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये किसका है? ये है स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन का। इसको क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट है और क्या है, यानी कि एक कथन दिया हुआ है और कोर्स ऑफ एक्शन दिया गया है। कोर्स ऑफ एक्शन, एक्शन, ठीक है। आपको जो है क्या स्टेटमेंट के बेसिस पर हम क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या स्टेप ले सकते हैं, उसका क्वेश्चन है। तो इसमें रूल्स क्या है इसको बनाने का? तो पहला रूल है कि जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से पढ़ना है और स्टेटमेंट के बिहाफ पर ही आपको जो है कोर्स ऑफ एक्शन बनाना है। अपने मन से अपने मन से जो है स्टेटमेंट में, कथन में जो है कुछ भी ऐड नहीं करना है और जो भी कोर्स ऑफ एक्शन आप बताइएगा वो बिल्कुल स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन नहीं बनाना है जो स्टेटमेंट को क्या करे, अगेंस्ट करे, यानी कि उसका विरोध करे, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि कोई भी ऐसा एक्शन आपको नहीं लेना है जो कि पूरा एक्सट्रीम एक्शन हो, यानी कोई ऐसा एक्शन नहीं ले लेना है कि ये क्या है, लास्ट स्टेप ओनली हो जाए, कि एकदम एक्सट्रीम कंडीशन वाला जो है आपको नहीं ले लेना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ क्या दिया गया है कि मैनी टीचर्स, देखिए इसमें क्या दिया गया है कि मैनी टीचर्स of local school have rendered their registration to the principal to protest the management's decision for not implementing a revised pay scale। तो कहने का मतलब यहाँ क्या है कि स्थानीय स्कूल के कई शिक्षकों ने संशोधित वेतनमान लागू नहीं करने के प्रबंधन के फैसले के विरोध में प्रिंसिपल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। मतलब क्या है कि ये कोई स्थानीय स्कूल है, उसमें बहुत सारे टीचर जो हैं वो क्या चाहते थे कि उनका जो पे स्केल है, वेतनमान है, वो क्या हो, उसमें संशोधन हो, ठीक है। लेकिन स्कूल प्रबंधन ने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण से शिक्षकों ने क्या कर दिया कि उस स्कूल के प्रिंसिपल को अपना इस्तीफा दे दिया, ठीक है, इस्तीफा जो है सौंप दिया। यही इसमें कहना है, ठीक। तो देखिए कोर्स ऑफ एक्शन में क्या क्या लिया गया है। स्कूल प्रबंधन को इस्तीफा स्वीकार कर नए शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए। देखिए स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है कि शिक्षक के द्वारा जो है इस्तीफा सौंप दिया गया। अब अगर हम ये काम करते हैं कि स्कूल प्रबंधन को इस्तीफा जो है स्वीकार करके नए शिक्षकों की नियुक्ति करना चाहिए, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम जो है स्टेप हो जाएगा। ये एकदम फाइनल डिसीजन तक हम लोग पहुंच गए, अब उसमें कोई सोच विचार हम करने को नहीं रह गया है, तो ही हम ऐसा स्टेप ले रहे हैं। लेकिन ये हमने कहा कि स्टेटमेंट के अगेंस्ट जो है ऐसा काम नहीं जान करना है कि वो एक्सट्रीम स्टेप होगा। तो ये तो पहला वाला कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा हो गया, एकदम इस्तीफा दिया है तो इस्तीफा उसका लेकर नए शिक्षकों की भर्ती ही कर देना है। तो ये क्या हो गया, एक्सट्रीम स्टेप हो गया, एक्सट्रीम एक्शन हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या आ गया कि स्कूल प्रबंधन को शिक्षकों को वेतन वृद्धि के मुद्दे पर विचार करने के आश्वासन के साथ जारी रखने के लिए राजी करना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है और बीच का रास्ता है। ये शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन के बीच का रास्ता है। जब इस्तीफा दे दिया टीचर ने तो स्कूल प्रबंधन का ये ड्यूटी बनता है कि उसको, शिक्षकों को एक आश्वासन दिया जाना चाहिए कि हम जो है अपने तरफ से जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे, ठीक है।
तो ये वाला जो है बीच का रास्ता होगा, इसलिए ये जो एक्शन होगा ये लॉजिकल एक्शन होगा। ठीक है। तीसरा क्या है कि स्कूल प्रबंधन को दिशा निर्देश के लिए सरकार से संपर्क करना चाहिए। ये गलत होगा, क्योंकि एक ही यहाँ स्कूल की बात हो रहा है। सरकार जो रूल्स रेगुलेशन बनाती है वो सभी स्कूल के लिए बनाती है, केवल एक स्कूल में तो रूल्स रेगुलेशन इम्प्लीमेंट नहीं करेगा सरकार। ठीक है। तो ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा दूसरा केवल स्टेप जो कि ऑप्शन नंबर डी पे है वो लॉजिकल होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि देयर आर 25 बॉयज इन द हॉरिजॉन्टल रो, यानी कि एक सीधी रेखा में जो है 25 बच्चे बैठे हुए हैं। राहुल वॉज शिफ्टेड बाय 3 प्लेसेस टुवर्ड्स हिज राइट एंड ही ऑक्युपाइज द मिडिल पोजीशन इन द रो। तो क्या है कि एक रेखा में जो है एक जगह पे जो है सीधी लाइन में 25 लड़के बैठे हुए हैं। राहुल को जो है उसके दाएं 3 स्थान स्थानांतरित कर दिया गया। मान लीजिए कि कहीं पर राहुल है, मान लीजिए यहाँ पर जो है राहुल बैठा हुआ है। कौन है? राहुल है। राहुल को जो है यहाँ से राइट साइड में, तो राहुल का राइट साइड किधर होगा? इस साइड होगा। तो यहाँ से जो है 3 प्लेस आगे कर दिया गया, +3 कीजिए। तो 3 प्लस आगे कर दिया गया, तो क्या होता है कि वह पंक्ति के मध्य में बैठ जाता है। ये जो स्थान हो जाएगा राहुल का, जो नया स्थान होगा, ये जो है पंक्ति के बीचों बीच होगा। तो देखिए हमारे पास हम जानते हैं कि 25 बच्चे हैं। कितना बच्चा है? 25 बच्चे हैं। ठीक। अब देखिए इधर से अगर 12 बैठा, ठीक है, इधर से 12 बैठा, बीच में अगर राहुल मध्य में है तो 13वां स्थान पर ये होगा। ठीक है। 25 बच्चा है तो 12 इधर होगा, 12 इधर होगा, तब ना बीच में राहुल होगा। ये राहुल हो जाएगा। ठीक है, राहुल हो जाएगा। 12 इधर से हो गया, 12 राइट से हो गया, और बीच में राहुल हो जाएगा, तो 13वां स्थान होगा। अब लेफ्ट से भी राहुल का स्थान क्या हो जाएगा? लेफ्ट से राहुल का स्थान क्या होगा? 13वां होगा। और राइट से भी जो है राहुल का स्थान क्या हो जाएगा? 13वां हो जाएगा। ठीक है। तो ये राहुल जो हो जाएगा ये लेफ्ट से कहां पर है? लेफ्ट से कहां है? 13वां स्थान पर है। 13th प्लेस पे है लेफ्ट से। ठीक है। लेफ्ट से कहां है? 13वां स्थान पर है। तो पंक्ति के बाएं छोर से उसका वास्तविक स्थान ज्ञात कीजिए, यानी पहले कहां पर था। देखिए पुराने स्थान से जब 3 प्लेस आगे चल गए तो ये बीच में आ गया। बीच में आ गया यानी कि लेफ्ट से कितना आ गया? 13वां स्थान हो गया। तो पहले कितना होगा? जब ये 13वां स्थान हो गया और यहां से मान लीजिए कि ये x है और x में +3 ऐड किए तो ये 13वां स्थान तक गया है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10th हो जाएगा। या आप 13 प्लेस से यहाँ से 3 स्थान आगे गए तो यहाँ आया, तो यहाँ से 3 स्थान आप पीछे चले जाइए तो 10वां स्थान आ जाएगा। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर इसको लाइक कीजिए। अच्छा लगने से नहीं है, सिर्फ आपको जो अंडरस्टैंड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। किसका है? डायरेक्शन का क्वेश्चन, यानी कि दिशा का क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि ये मैन फेसेस वेस्ट, कोई आदमी है जो कि पश्चिम दिशा में देख रहा है। ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, वो जो है 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है और 180 डिग्री सेम डायरेक्शन में घूमता है। मतलब क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमता है, उसके बाद 180 डिग्री जो है क्लॉकवाइज ही घूमता है। सेम डायरेक्शन मतलब पहले जो था वही डायरेक्शन में घूमता है। देन 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्या करता है? 270 डिग्री वो जो है घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कि अब उसका मुंह जो है किस दिशा में है। बताइए कि अब उसका मुंह जो है किस दिशा में है। ठीक है। यहां पर लिखिए नाउ विच डायरेक्शन, नाउ विच
which direction he faces। ठीक है, अब वो किस डायरेक्शन में फेस करता है। ठीक है, अब जो है वो किस डायरेक्शन में नाव है, तो यहाँ देखिए प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा, अगर नाव लगा दिए, नाव विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। ठीक है, अब वो जो है किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, नाउ विच डायरेक्शन इज इट फेसिंग। ठीक है, तो एक बात कीजिए, यहां पर आप क्या लिख लीजिए, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के दिशा में, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त बोलते हैं, दक्षिणावर्त बोलते हैं। और सेकंड में लिखिए एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में इसको क्या बोलते हैं, वामावर्त बोलते हैं। तो विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज में घड़ी के विपरीत दिशा, व से विपरीत और व से वामावर्त। तो याद रखने का ही तरीका है, व से विपरीत, व से वामावर्त। और क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त बोलते हैं। अब देखिए क्या है कि वह 45 डिग्री कहाँ, दक्षिणावर्त घूमता है, मतलब क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर लिख दीजिए 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा। 180 डिग्री उसी डायरेक्शन में घूमता है, मतलब क्लॉकवाइज भी घूमता है। तो 180 डिग्री जो है क्लॉकवाइज। फिर जो है 270 डिग्री वामावर्त, मतलब 270 डिग्री वो कहाँ घूमा, एंटी क्लॉक में। तो ये देखिए टोटल कितना हो गया, 225 डिग्री, और यहाँ पर कितना हो गया, 270 डिग्री। तो ये जो है 225 डिग्री क्लॉकवाइज और 270 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए डिफरेंस कितना होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस अगर देखेंगे तो क्या होगा, 45 डिग्री। कौन ज्यादा है, ये जो है 45 डिग्री ज्यादा है, यानी कि एंटी क्लॉक वामावर्त। कौन ज्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है 45 डिग्री। तो ये क्या करना है कि मुंह अभी किसका किधर फेस हो रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में। मुंह जो हो रहा है किधर फेस कर रहा था, वेस्ट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इसका बेसिक फिगर आपको पता होगा, ऊपर लेते हैं कौन सा, नॉर्थ उत्तर, नीचे कौन सा लेते हैं, साउथ, लेफ्ट राइट में लेते हैं ईस्ट, और लेफ्ट में लेते हैं वेस्ट। ठीक है, और सभी डायरेक्शन जो है 90 डिग्री से एक दूसरे से अलग हो रहा है। ठीक है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, ये जो है अभी किधर पहले फेस कर रहा था, वेस्ट की ओर, यानी कि पश्चिम दिशा में फेस कर रहा था। ठीक है, तो फाइनल जो निकला, यहां पर फाइनली जो निकलेगा ये 45 डिग्री, आपको बस यहां से एंटी क्लॉक घूम जाना है। यानी कि क्लॉकवाइज कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ये हो गया क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में, विपरीत दिशा में घूमता है। ठीक है, तो ये जो है नीचे से ऐसे करके ऐसे घूमेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये चूंकि वेस्ट है तो नीचे मेरा क्या होगा, साउथ होगा। नीचे मेरा क्या होगा, साउथ होगा। ये जो है 45 डिग्री नीचे, तो ये कितना होगा, नीचे साइड जाना है, वेस्ट से अगर नीचे आएंगे तो यही वाला 90 डिग्री होगा। तो बीचों बीच ये चला जाएगा, बीचों बीच ये हो गया, कितना हो गया, ये वाला एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। ये वाला एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री, ये वाला एंगल हो गया। देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे घूमेगा, तो यही घड़ी के विपरीत दिशा में होगा, नीचे की ओर आएंगे। तो वेस्ट से हम क्या करते हैं कि 45 डिग्री जैसे नीचे चले तो ये वाला डायरेक्शन मेरा आ जाता है, यानी वेस्ट और साउथ के बीच में क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दक्षिण पश्चिम होगा। यहाँ देखिए एक्चुअल में क्या आता है कि ये 225 डिग्री है ना, 225 डिग्री जो है ये क्या है, क्लॉकवाइज है। 270 को लिख सकते हैं, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में, तो इसको लिख सकते हैं कि तोड़ के 225 डिग्री क्या है, एंटी क्लॉक लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर जो है 45 डिग्री ये भी एंटी क्लॉक लिख सकते हैं। ठीक है, तो 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 225 डिग्री क्लॉकवाइज अपोजिट होता है। तो ये कट गया तो बच गया क्या,
45 डिग्री, आपको इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो वही 45 डिग्री जो है जहां पहले फेस करता था, फाइनली वो क्या होगा कि 45 डिग्री नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमने के लिए नीचे की तरफ ही आना होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलेंडर का है और यहाँ पे कह रहा है कि यदि 1 जनवरी 2002 जो है फ्राइडे है तो 1 जनवरी 2010 कौन सा दिन होगा। तो यहाँ देखिए ये कैलेंडर का सवाल है, इसको आप कैसे बना सकते हैं कि 1 जनवरी अगर 2002 जो है ये क्या है, ये फ्राइडे है, मतलब शुक्रवार है। तो आपको निकालना है कि 1 जनवरी 2010 जो होगा कौन सा दिन होगा। ठीक है, कौन सा दिन होगा। देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर डेट और मंथ क्या है, सेम है, डेट मंथ क्या है, सेम है, तो इसको छोड़ दीजिए, इसका कोई जरूरत नहीं होगा। ठीक है, जब भी डेट मंथ सेम रहे तो उसको छोड़ दीजिए। इसमें ध्यान दीजिए कि इन दोनों के बीच का गैप कितना है, इन दोनों के बीच का गैप जो है कितना है, 2002 से 2010 के बीच में 8 साल का गैप है। कितना है, 8 साल का गैप है। ठीक है, 8 साल का गैप है, 2002 से 2010 के बीच में 8 साल का गैप है। अब आपको निकालना है, आपको पता है कि अगर लीप वर्ष हुआ, ठीक है, अगर लीप वर्ष में, ये आपको बेसिक है कि लीप वर्ष में जो है, लीप वर्ष किसको बोलते हैं, जो 4 से भाग लगता है, वैसा वर्ष जो 4 से भाग लग जाएगा उसको लीप वर्ष बोलते हैं। और जो लीप वर्ष नहीं है, यानी कि नॉन लीप वर्ष होगा, नॉन लीप वर्ष होगा, और इसको बोलें तो गैर लीप वर्ष, क्या बोल सकते हैं, गैर लीप वर्ष, जो लीप वर्ष जो है नहीं है। तो इसमें कितना दिन एक्स्ट्रा होता है, लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। 2 दिन जो है ये क्या होते हैं, विषम होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं। और एक दिन जो होगा इसमें क्या होगा, विषम होगा, एक दिन विषम होगा। ठीक है, लीप वर्ष में क्या होता है कि 2 दिन एक्स्ट्रा होता है और गैर लीप वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, तो पूरा कैलेंडर का सवाल ऑड डे में होता है। जैसे कैसे ये 2 दिन आएगा, तो हमको पता है कि जो जनरल साल होता है, साधारण वर्ष होता है, वो कितना वर्ष का होता है, कितना दिन का, 365 दिन का होता है। ठीक है, 365 दिन का होता है। अब इसको सप्ताह और डेज में बदल दीजिए, तो इसको 7 से जब डिवाइड देंगे तो कितना होता है, 52 सप्ताह 1 दिन हुआ, 52 सप्ताह 1 दिन में होता है। ठीक है, 52 सप्ताह 1 दिन, तो ये जो 1 दिन आया ना, इसी को बोलते हैं ऑड डेज, विषम दिन। क्योंकि जो साधारण वर्ष होता है जिसको गैर लीप वर्ष भी बोलते हैं, उसको 365 दिन का होता है, क्योंकि इसमें जो है फरवरी का मंथ 28 दिन का होता है। लेकिन वही जो है लीप वर्ष की बात करेंगे, लीप वर्ष की बात करेंगे, ऐसा वर्ष जो 4 से डिवाइड लग जाए, उसमें जो दिन होता है 366 दिन का होता है। दोनों में देखिए 365 दिन और 366 दिन में एक ही दिन का अंतर है, क्योंकि लीप वर्ष में जो है फरवरी का मंथ वो 29 दिन का हो जाता है, इसी कारण से 1 दिन जो है एक्स्ट्रा हो जाता है। अब इसको भी जो 7 से डिवाइड दीजिएगा तो 52 सप्ताह तो आएगा ही, 52 सप्ताह आएगा, और इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, 2 दिन एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि एक दिन जो है फरवरी का 29वां दिन बढ़ जाता है एक दिन में, तो इसको बोलते हैं 2 दिन एक्स्ट्रा आता है। आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए इन दोनों का जैसे हम क्या निकालिए, डिफरेंस निकालिए 8 साल में। अब इसको 7 से भाग दीजिए, सिर्फ आप जो है एक्स्ट्रा दिन, सप्ताह वाले को छोड़ दीजिएगा, आप सिर्फ एक्स्ट्रा दिन में ही ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर 7 से भाग देंगे तो 1 सप्ताह 1 दिन निकलेगा, 1 सप्ताह 1 दिन निकलेगा। देखिए 8 को अगर 7 से भाग दे रहे हैं, 7 एकम 7, यानी कि ये क्या हो गया, 1 सप्ताह हो गया, और जो रिमेनिंग हो गया वो क्या हो गया, 1 दिन हो गया, क्योंकि ये सप्ताह में कन्वर्ट नहीं हुआ। ठीक है,
या 8 दिन मतलब एक सप्ताह एक दिन, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली आप जो है सप्ताह को नहीं करके सिर्फ जो है रिमेनिंग जो आएगा उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपको, अच्छा, इसमें जो है जैसे 7 से अभी भाग नहीं दीजिएगा, ठीक है। ये जो 8 का गैप है, आप इसमें देखिए कि कितना आपका जो है लीप वर्ष कितना है इस 8 साल में। ऐसा कितना साल है जो 4 से डिवाइड होगा, वही लीप वर्ष होगा। तो 4 से अगर डिवाइड दे दीजिएगा, 4 से डिवाइड देइएगा तो देखिए कितना टाइम खाता है भाग, 2 बार में, 4 दूनी 8। तो जितना बार में खा गया ना, 4 दूनी 8, यानी कि 2 बार जो है भाग खाता है, यानी कि 2 जो होगा ये लीप वर्ष होगा, 2 क्या होगा, लीप वर्ष होगा। और 2 अगर लीप वर्ष हुआ 8 साल में, 2 वर्ष क्या होगा, लीप वर्ष होगा। तो 8 माइनस 2 6 जो होगा ये क्या होगा, गैर लीप वर्ष होगा, जो कि साधारण वर्ष होगा। गैर लीप वर्ष या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, साधारण वर्ष भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साधारण वर्ष भी बोलेंगे। अब देखिए हमको पता है कि लीप वर्ष में 2 दिन विषम दिन होता है, तो 2 वर्ष यहां पर क्या है, 2 वर्ष यहां पर क्या है, लीप वर्ष है। तो एक साल में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 2 लीप वर्ष में कितना दिन एक्स्ट्रा होगा, इसको 2 से गुना कीजिए, यानी कि 4 होगा, ठीक है। 4 जो होगा ये क्या होगा, विषम दिन होगा, 4 विषम दिन हो गया। और यहां पर जो है गैर लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 1 से गुना कीजिए, तो 6 एकम 6, मतलब 6 वर्ष में जो है एक दिन करके अगर एक्स्ट्रा हुआ तो कितना एक्स्ट्रा होगा, 6 विषम दिन हो गया। यानी टोटल जो होगा वो क्या होगा, 10 विषम दिन होगा, 10 विषम दिन होगा, ठीक है। अब देखिए 10 विषम दिन हो गया। अब 7 से चूंकि ये बड़ा है, 10 विषम दिन जो है 7 से क्या है, बड़ा है, तो तब तक भाग देते रहिए विषम दिन जब तक कि 7 से छोटा ना आ जाए। तो इस 10 को जो है फिर से आपको 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग कितना आएगा, 7 एकम 7, तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा, 3 आएगा। रिमेनिंग मेरा कितना आएगा, 3 आएगा। रिमेनिंग कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। रिमेनिंग आएगा 3। तो रिमेनिंग 3 आ गया, तो 3 का मतलब क्या हो गया, 3 का मतलब ये हो गया कि इसमें आपको 3 जोड़ देना है, ठीक है। यहां देखिए ये 3 तो 7 से छोटा हो गया ना, तो 3 आ गया रिमेनिंग, तो इसमें 3 जोड़ देना है। तो फ्राइडे में जब आप 3 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, फ्राइडे में अगर 3 जैसे आप जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3 जब ऐड कीजिएगा तो सोमवार हो जाएगा। फ्राइडे के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सोमवार हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं यहां पर देखिए नीचे दिए गए संख्याओं के 2 समुच्चय दिए गए हैं। संख्याओं में प्रत्येक समुच्चय में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रिया करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह दूसरी संख्या पर कुछ गणितीय संक्रिया करने पर जो है तीसरी संख्या प्राप्त करती है, और इसी तरह आगे की संख्याएं प्राप्त होती है। दिए गए विकल्पों में से किसमें संक्रियाओं का वही सेट है जैसा कि नीचे दिए समुच्चयों में। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर 4 नंबर है, यहाँ पर जो है ये सेट 1 हो गया, ये क्या हो गया, सेट 1 हो गया, ये वाला सेट 2 हो गया। तो यहाँ पर 4 नंबर है, चारों नंबर जो है कुछ लॉजिक चारों नंबर के बीच में है। सेम लॉजिक सेट 2 में भी है, ठीक है। तो दोनों में सेम सेम लॉजिक है। सेम लॉजिक आपको फाइंड आउट करना है कि इस 4 ऑप्शन में से किसमें सेम लॉजिक है। तो आइए देखते हैं। तो पहला सेट में हम देखते हैं, देखिए पहला सेट में हम देखते हैं कि 2 का देखिए 7 किया गया है,
यहां भी गुने 7 किया गया है, ठीक है। अंतिम पे देखिए गुना 2 किया गया है, यहां भी जो है गुना 2 किया गया है, ठीक है। यहां गुना 2 किया गया है। अब देखिए कौन कौन सा आंसर नहीं होगा। पहला देखिए गुना 7 सब में कीजिए, गुना 7 होना चाहिए, गुना 7 यहाँ पर है, यहाँ पर गुना 7 है क्या? नहीं है, 11 है, ये गुना 3 है, ये गुना कितना है पता नहीं, 14 से 64 नहीं आ पाएगा। तो ये तो पता चल गया कि इसका आंसर जो होगा ए नंबर वाला होगा। इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर वाला होगा। अब इसको पूरी तरह से चेक करते हैं कि क्या सभी जो यहाँ पर लॉजिक लगाए वो करेक्ट है कि नहीं। 7 है, 49 है, फिर क्या है 79 है, 158 है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सदगुना है। अंतिम पे 2 गुना, यहाँ पर देखिए क्या है, 2 गुना है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आप देखिएगा 14 से 44 लाना है। 14 गुने 2 42 प्लस 2 44 हो जाएगा। बट ये वाला यहाँ लागू नहीं होता है क्योंकि 25 गुना 2 70 हो जाएगा। 2 गुना ही कर दिए तो 70 हो गया, लेकिन यहाँ 65 ही लाना है तो ये वाला नहीं है। तो क्या करना होगा कि 14 से 44 लाने के लिए आपको 30 ऐड कीजिए यहाँ पर। यहाँ भी देखिए सेम आपको 30 ऐड कीजिएगा तो 65 आएगा। अब यहाँ भी देखिए प्लस 30 किए तो क्या आ गया, 79 आ गया, ठीक है। तो यही वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहां पर देखिए क्या बोल रहा है कि रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन एक शब्द है जिसमें आपको प्रथम और दूसरा अक्षर को आपस में बदल देना है, तीसरा और चतुर्थ लेटर को आपस में बदल देना है, और आगे भी इसी तरह परिवर्तन का ही क्रम जारी रहे। तो परिवर्तन के बाद दाएं छोर से 7वां लेटर क्या होगा। तो देखिए यहां पर क्या दिया गया है, रिप्रेजेंटेशन। क्या है, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट, SENTATION, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन एक वर्ड है, इसमें क्या करना है आपको कि पहला 2 लेटर को जो है आपस में बदलना है। पहला 2 लेटर को आपस में बदलना है, इन दोनों को, इसको भी आपस में बदलना है, इसको भी आपस में बदलना है, इसको भी आपस में बदलना है, इन दोनों को आपस में बदलना है, इन दोनों को आपस में, इन दोनों को भी आपस में बदलना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ER हो गया, बदल दिए तो। यहाँ PR था तो RP हो गया, यहाँ पर SE हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, NE हो गया, यहाँ पर TA था तो AT हो गया, यहाँ TI था तो IT हो गया, यहाँ NO हो गया, ठीक है। तो बदलने के बाद जो है ये आपको मिला, बदलने के बाद क्या मिला, ये वाला आपको मिला, ये पेयर, ठीक है, ये वाला मिला। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो दाएं छोर से जो है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दाएं छोर से 7वां लेटर कौन होगा। तो ये मेरा लेफ्ट हो गया, बायां हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, दायां हो गया, मतलब राइट हो गया। तो यहां से 7वां बोल रहा है, यहां से कौन सा बोल रहा है, 7वां बोल रहा है। तो 7वां लेंगे तो कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां। तो यही वाला लेना है, ई होगा। दाएं से 7वां लेटर क्या होगा, ई होगा। ये देखिए ये तो एक टाइम टेकन वाला मेथड है, इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक्स है, कैसे हम कम समय में जो है इसको निकाल सकते हैं, ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा था कि दाएं छोर से 7वां लेटर क्या होगा, और देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि प्रथम दूसरा को बदलना है, तीसरा और चौथा को बदलना है, यानी कि पेयर में आपका जो है बदलना है। ये हो गया पहला पेयर, ये हो गया पहला पेयर, इसको आपस में चेंज करना है। ये हो गया दूसरा पेयर, ये हो गया तीसरा, चौथा पेयर को, 5वां पेयर को आपस में बदलना है, छठा पेयर को बदलना है, 7वां पेयर को बदलना है, ठीक है। तो जो भी चेंज हो रहा है उसी पेयर में से लेटर आपस में बदल जा रहा है। तो देखिए आपको दाएं छोर से 7वां बोल रहा है, तो जो पेयर होगा वो तो पीछे से भी बनेगा पेयर, जैसे यहाँ पर ON किए तो ON को बदलना है। तो पेयर जो हो रहा है
दो दो लेटर करके हो रहा है। तो सातवां लेटर क्या है, ऑड नंबर है। जो सातवां अक्षर बोल रहा है, ये आपको पता है कि अगर दो दो लेटर के लिए जा रहा है तो सात लेटर पे तो रुकेगा नहीं, आपको पीछे से 8 लेटर लेना होगा, दो 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 ऐसे करके। तो पीछे से आपको क्या करना होगा, देखिए इसी में बदलिए, रिप्रेजेंटेशन जो लिखा है पीछे से दो दो करके होगा। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और ये हो गया। जो चौथा पेयर होगा, जो चौथा जोड़ा होगा, चौथा जोड़ा है यानी चौथा जोड़ा तक 8 लेटर हो जाएगा, चौथा जोड़ा तक 8 लेटर हो जाएगा। और सातवां लेटर बोल रहा है यानी 8 के पीछे वाला, सातवां लेटर 8 के पीछे वाला। लेकिन जब, कब इसको लेना है सातवां लेटर को, जब ये हम एक्शन कर देंगे कि आपस में दोनों को बदल देंगे तब। तो ये अगर चौथा वाले, चौथा में ही आठवां लेटर आएगा पीछे से, तो देखिए इन दोनों का आपस में क्या करेंगे कि बदल देंगे। ई एन है तो एन ई हो जाएगा। तो आपको पता है कि पीछे से ये वाला आप क्या होगा, आठवां लेटर होगा, तो सातवां कौन सा होगा, ई ही होगा। सातवां कौन सा होगा, ई ही होगा, क्योंकि इसको तो आपस में बदल चुके हैं। ठीक है, तो ई यहां पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और ज्यादा कंफ्यूजन हो तो आप क्विक जो है ये कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या है, यहां पर देखिए क्या है कि 26 है, 52 है, फिर क्या है 8 है। ये मान लीजिए कि सेट 1 है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है 48 है, 192 है और 16 है। ये क्या है, ये सेट 2 है। उसी तरह क्या है ए है, फिर 175 है और फिर क्या है 14 है। ये सेट क्या है 3 है। तो सेट अगर 3 है, तीन सेट यहाँ पर सेट 1 सेट 2 सेट 3, तो इन नंबरों के बीच में जो है, तीनों नंबर में के बीच में एक लॉजिक है। तो सेम लॉजिक सेट 1 में भी लगेगा, सेम लॉजिक सेट 2 में भी लगेगा। तो इन दोनों में जो लॉजिक लगा है सेट 1 सेट 2 में, आपको सेम लॉजिक का यूज करके सेट 3 में जो ए है उसको फाइंड आउट करना है कि ए का वैल्यू क्या होगा। तो आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं कि 26 है, 52 8 है। तो जनरली यहाँ पर जो है ब्रैकेट वगैरह नहीं, सिर्फ नंबर को देखना है। यहाँ कुछ भी रहेगा उसको नहीं देखना है, सिर्फ नंबर को देखना है। ठीक है, तो यहाँ 26 है और 52 है और 8 है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि दो छोटे छोटे नंबर का प्रयोग करके बड़ा नंबर लाते हैं। तो यहाँ 52 बड़ा नंबर है। अब देखिए क्या कीजिए कि 26 को 8 से गुना कीजिए। ठीक है, 26 से और 8 को गुना कीजिए, क्योंकि हमको पता है कि 26 गुना क्या होता है 52 होता है। आपको पता है कि 26 को दो गुना करेंगे तो 52 होगा। तो कैसे हम दो लाएं, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 26 गुने 8/4, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 26 गुने 2 बराबर क्या हो गया 52 हो गया। सेम यहाँ पर लगाइए 48 गुने 16/4, तो ये क्या हो जाएगा 48 गुने 4, तो गुना कीजिएगा तो क्या 192 आएगा। तो सेम लॉजिक यहाँ भी लगाएंगे, ए गुना 14/4 बराबर क्या आना चाहिए 175 आना चाहिए, 175 आना चाहिए। ए का वैल्यू कितना हो गया 175 गुने 4/14, तो कितना होगा 2 और यहाँ हो गया 7। अब इसको 7 से कटाइएगा तो कितना होगा 7 गुना 14, 7/35। ठीक है, तो 25 गुना 2 कितना हो गया 50। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ये कितना होगा 50 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। यहां पर कह रहा है कि फाइंड द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री। यहां पर तीन फिगर दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। इनमें से कौन जो है एक डिफरेंट फिगर है। तो यहां पर देखिए, यहां पर देख रहे हैं कि ये क्रॉस वाला है, इधर भी ये क्रॉस वाला है, ये प्लस वाला है, इधर भी प्लस वाला है। तो ये देखकर जनरली ये जो है लॉजिक नहीं बनेगा। इसमें जब आप काउंट कीजिएगा, इसको काउंट कीजिए,
इसके अलावा और कोई भी मेथड नहीं काम करेगा इसमें। इसको काउंट कीजिए तो कितना है यहाँ पर देखिए 9 है। यहाँ पर काउंट कीजिएगा तो ये 5 और 2 यहाँ पर कितना हो गया 7 हो गया। 5 और 2 यहाँ भी देखिए 7 हो गया, यहाँ भी 7 हो गया। तो नंबर ऑफ यहाँ पर जो स्टार्स है, क्रॉस है, तो यहाँ पर 9 है और बाद बाकी में क्या है 7 है, इसलिए यही क्या होगा डिफरेंट होगा। अब इसको देखते हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर, लूप संख्या को ज्ञात करना है। तो आप देखिए यहाँ पर जो है रो और कॉलम दोनों का ऑपरेशन कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो मैट्रिक्स होता है ये कितना है 3 यहाँ पर कॉलम बना हुआ है, इसको कॉलम बोलते हैं। 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। इसमें रो कितना है 1 रो 2 रो 3 रो, यानी 3 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 3 का है मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप देखिए पहले रो वाइज देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, इधर भी हो सकता है इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ देखिए जो ऑप्शन है क्वेश्चन में सभी जो है 53 से बड़ा है। तो ये भी देखिए क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप से भी हो सकता है। या अगर हम कॉलम वाइज देखें, ये देखिए इंक्रीज हो रहा है, फिर ये डिक्रीज हो रहा है, यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सेम जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का प्रक्रिया है सब में क्या है सेम है। तो ये रो वाइज भी हो सकता है और कॉलम वाइज भी हो सकता है। पहले हम कहाँ देखेंगे रो वाइज देखेंगे। ठीक है, रो वाइज देखिए तो यहाँ 23 है, 31 है और 60। 23 और 31 का यूज करके आप 60 लाइए, यही करते हैं हम लोग, दो छोटे छोटे नंबर का प्रयोग करके तीसरा बड़ा नंबर लाते हैं। तो अब देखिए जैसे हम पहला क्या करेंगे, गुना तो करेंगे ना आपस में 23 और 31 को, तो 60 से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए कि एक बार प्लस कीजिए और एक बार डिफरेंस के बेसिस पर देखेंगे। तो प्लस करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया 56 आ गया। तो यहाँ पर +4 कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 60 आ गया। बट देखिए नीचे वाले केस में जो इसमें यूज होगा वही इसमें भी यूज होगा, सेम लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो पहले नीचे वाला हम देखते हैं। तो 26 + 39 जब करते हैं सम, तो ये कितना आ जाता है 65 हो जाता है, 65 हो जाता है। अब 65 जो है ये 52 से तो अधिक है, तो इसमें 4 क्या जोड़ेंगे, इन दोनों के सम में 4 जोड़ने पर 60 आ रहा था। और यहाँ पर देखिए इन्हीं दोनों का सम 52 से ज्यादा हो गया, तो ये तो इसमें लगेगा नहीं, प्लस वाला इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि सभी रोज में सेम लॉजिक लगाने होंगे। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस देखते हैं। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 8 का। तो 8 पर स्क्वायर माइनस 1, 8 पर स्क्वायर 64 माइनस 1 क्या हो गया 60 हो गया। सेम यहाँ पर देखते हैं दोनों के बीच का, देखिए 13, 13 पे स्क्वायर हो गया 169, कितना बड़ा आ गया। अब इसमें 1 क्या 52 से कई ज्यादा आ गया, तो ये भी इसमें नहीं लगेगा। कुछ और लगा के देखते हैं। अब क्या करते हैं देखिए 23 का प्रयोग करते हैं। 23 में आप क्या कीजिए 2 से गुना कीजिए, क्योंकि 3 से गुना कीजिएगा तो 60 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 से कम गुना कीजिए तो 46 आ गया। अब 46 में जो है 46 में 31 को जोड़ देते हैं। 46 में क्या करेंगे 31 को जोड़ देते हैं। ठीक है, 46 में 31 को जोड़ेंगे तो देखिए 77 हो रहा है, यानी कि 60 से ऊपर हो जा रहा है। तो इसको क्या कीजिए कि घटा दीजिए। जैसे घटाइएगा तो यहाँ क्या हो गया 15 आ गया। 15 को आप 4 से मल्टीप्लाई करके हम 60 ला सकते हैं। उसी तरह इसमें देखिए 26 को दोगुना कर दीजिए तो यहाँ कितना हो गया 52। 52 और 39 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 3, 13 हो गया। 13 में 4 से गुना कर दिए तो यहाँ कितना हो गया 52 हो गया। यानी लॉजिक आपको समझ में आ गया, ए बी सी है। तो ए को क्या करेंगे 2 से गुना कर दिए, इसमें माइनस जो है बी कर दिए, तो ये जो होगा
अब इसका जो भी रिजल्ट आएगा माइनस बी करने के बाद, उसको इसमें 4 से आप गुना कीजिएगा तो आपको जो है सी के बराबर वैल्यू प्राप्त होगा। तो सेम लॉजिक लगाइए बीच वाले कॉलम रो में। तो 45 गुने 2 कितना हो गया, 90 हो गया। 90 में आप 53 माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर 7 हो गया, 1 17। यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 53 जब माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 में 5 गया, 3 हो गया। इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ कितना होगा, 30 गुने 4 120 और 28 148। 148 इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा, 148 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है जबकि शेष एक अलग है। आपको जो है ऐसा विकल्प को चुनना है जो बाकी से अलग है। ये क्या है, ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, यानी कि विषम का जो है विषम को चुने। तो आप यहां देखिए 81 45 है, 81 45 है। तो दो नंबर है तो पहले डिफरेंस निकालिए। दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 11 में 5 गया 6 और 3, देखिए यहाँ क्या आ गया, 36 आ गया। 72 माइनस 91। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव हो रहा है। तो अगर फिर भी डिफरेंस की हम बात करेंगे, ये देखिए ये जो है ये पॉजिटिव डिफरेंस है, 36 है, लेकिन ये जो डिफरेंस हो रहा है नेगेटिव डिफरेंस हो रहा है। फिर 117 में अगर 99 जाएंगे तो ये पॉजिटिव डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 8 हो गया और 10 में 9 गया, 18 हो गया। तो देखिए मान लीजिए पॉजिटिव ही होगा तो 36 है 18 है, ये कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसी तरह 135 में 126 माइनस कीजिए तो यहाँ हो गया 9 और 9 ही हो गया। ठीक है, ये तो बिल्कुल अलग आने लगा। यहाँ 9 है, 18 है, 36 है, ये कोई लॉजिक नहीं बन पा रहा है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। अब 81 प्लस 45 को सम करते हैं। यहाँ हो गया 6, ये हो गया 12 126। 72 प्लस 91 ये हो गया 3, ये हो गया 163। ये भी देखिए कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ अलग लॉजिक बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा तो एक चीज आपको ये देखिए 81 है और 45, तो इसका दोनों साइड जो है 9 से डिविजिबल है। ये भी 9 से डिविजिबल है, ये भी 9 से जो है भाग लग रहा है। 72 91 देखिए 72 भाग लग रहा है, लेकिन इसका सेकंड जो है इस सेट का दूसरा नंबर भाग नहीं लग रहा है। इसमें देखिए 117 भी भाग लग रहा है, 99 भी 9 से भाग लग रहा है। ठीक है, 13 नमा 117 और 11 नम 99। 135 भी देखिए 9 से भाग लग रहा है, 126 भी जो है 14 नमा 126। ठीक है, 14 नमा जो है 126 होता है, तो ये भी भाग लगता है, ये भी भाग लगता है। तो ये वाला सेट जो है दोनों नंबर भाग नहीं लग रहा है। इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, अलग होगा। इसमें और भी लॉजिक अगर बने तो आप देखिए और कमेंट कीजिए। यहां पर देखिए क्या है कि हाउ मेनी स्क्वायर्स गिवन फिगर, नीचे दिए गए वर्ग में कितने, नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। तो स्क्वायर निकालने का क्या फॉर्मूला है, वर्ग निकालने का। तो देखिए यहाँ पर एक ये वर्ग है और सिंपली जो है इसको मिडिल में 2 लाइन खींचते हैं। इसमें बताइए कितना वर्ग है इस फिगर में। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि देखिए रो में कितना में बांटा गया है, देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट, यहाँ भी 1 पार्ट 2 पार्ट। तो यहाँ दो, नीचे में कितना है, 2 कॉलम है और यहाँ पर नीचे में देखिए एक रो हो गया और ये दूसरा रो हो गया, एक कॉलम दूसरा कॉलम, यानी यहाँ पर क्या है, 2 रो है 2 कॉलम है, यानी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने का क्या तरीका है, ये देखिए 2 क्रॉस 2 है ना,
इसको तब तक घटाते रहिए जब तक कि एक ना आ जाए। किसी में से भी एक आ गया ना तो चलेगा। जैसे ये 2 क्रॉस 2 हो गया, इसमें एक माइनस कीजिए तो एक आ गया, और इसमें भी एक माइनस कीजिए तो एक आ गया। घटाना दोनों को है, लेकिन किसी में दोनों में से अगर एक आ गया तो रुक जाना वहीं पर है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गुना 2 लीजिए, कितना हो गया 5, यहाँ पर एक हो गया 5, सॉरी ये कितना है 2 गुना 2 4 है। कितना होगा 2 गुना 2 4, 4 + 1 कितना हो गया 5 हो गया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वर्गों की संख्या कितना होगा 5 होगा, 5 वर्ग होंगे। देख लीजिए कौन कौन सा वर्ग होगा। ये देखिए, एक वर्ग ये हो गया, दूसरा वर्ग ये हो गया, तीसरा वर्ग ये हो गया, चौथा वर्ग ये हो गया, पूरा वर्ग जो है हो जाएगा एक पूरा वाला। तो इसी तरह भी जो है आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस बड़े वाले में। तो देखिए ये हो गया, तो ये ऐसे करके हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, तीसरा लाइन ये है। स्क्वायर है तो ये भी लाइन्स होगा ऐसा करके। अब देखिए कितना हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। ये 4 कॉलम हो गया। रो में देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ये कितना है 4 क्रॉस 4 का है वर्ग। तो इसको घटाइए, 3 क्रॉस 3 हो गया, फिर 2 क्रॉस 2 हो गया, 1 क्रॉस 1 हो गया। तो ये कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 1। तो यहाँ पर 16 9 25 5 कितना हो गया 30 हो गया। तो 30 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें देखिए फिगर में और भी है, फिगर में देखिए तो और भी है। अब देखिएगा फिगर में आपको दिखाई देगा ये वाला भी है, ये पार्ट भी है। ग्रीन वाले को आप सिर्फ कंसीडर कीजिएगा अभी। 30 तो उसमें हो ही गया स्क्वायर। एक जो है इस तरह भी दिया गया है। ठीक है, एक जो है इस तरह भी दिया गया है। इस तरह लाइन है, यहाँ से जो है ये लाइन। ठीक है, देखिए ये वाला है। तो इसमें पहला हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, और एक बड़ा वाला है। ठीक है, एक वर्ग ये हो गया, ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और पांचवा एक बड़ा वाला। 5 वर्ग और होगा, या सेम टू सेम ये जो फिगर है बिल्कुल इसके जैसा है। तो 5 वर्ग यहाँ से भी निकला, तो 30 वर्ग और 5 वर्ग कितना हो गया 35 वर्ग। इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसके अलावा भी कोई होगा क्या? नहीं होगा। ये 35 वर्ग जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ भी जो है पहला सेट दिया गया है, दूसरा सेट और तीसरा सेट। सिर्फ इसमें ये एक बात नोट किया गया है कि जो 2 डिजिट का नंबर है उसको आपस में तोड़ना नहीं है, उसको एक ही साथ यूज करना है, उसको डिजिट्स में नहीं तोड़ना है। तो यहाँ देखिए क्या यूज कर सकते हैं, 3 यहाँ नंबर है, तो यही काम करेंगे, दो छोटे छोटे नंबर का प्रयोग करके तीसरा नंबर। तो यहाँ पर 73 ले लीजिए और प्लस लीजिए 52। तो पहले प्लस ही करते हैं, गुना तो करेंगे नहीं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। 75 ही अगल बगल ही है, इसलिए प्लस और माइनस करके ही देखेंगे। तो पहले प्लस करते हैं। तो यहाँ देखिए 7 5 कितना हो गया 12 हो गया, 3 2 5 हो गया। ठीक है, 125 हो गया। आपको लाना कितना है 75 है। तो इसको आप क्या कीजिए 5 से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा 25 आएगा। 25 को 3 से गुना कर देंगे तो 25 किया क्या आ गया 75 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 64 और 41 है, इसको सम किए तो कितना आ गया 105 आ गया। 105 को अगर हम 5 से करेंगे भाग तो कितना हो गया 21 हो गया। 21 गुने 3 करेंगे जैसा कि यहाँ किए तो 63 हो गया। सेम इसमें देखिए, दोनों में सेम लॉजिक लग गया, सेम इसमें लगा देंगे। 68 + 47 ये कितना हो गया 115 हो गया। 115 को 5 से डिवाइड देंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15, गुने 3 किए 60 + 9 69। तो ये जो होगा करेक्ट आंसर होगा 69 इसका।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और यहाँ पर जो है आपको स्टेटमेंट दिए हैं और एक्सप्रेशन दिया है। और इससे भी पहले क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन को बताया गया है। ये किस टॉपिक का है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। किसका है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहले क्या चेक करना होता है कि देखिए जो आपका स्टेटमेंट दिया है ए प्लस बी मतलब ए इज द फादर ऑफ बी। तो जैसे ए इधर पहले है तो ए इधर पहले लिखा है कि नहीं, देखिए यहाँ भी ए पहले है तो इधर भी ए पहले है, यहाँ ए पहले है तो इधर भी ए प्लस पहले है, इधर ए पहले है तो इधर भी ए पहले है। तो अगर ए पहले है तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार का रूल लगेगा। और अगर ए और बी क्या होगा, मिक्स होगा। जैसे ए पहले है कहीं पर इस साइड वाले में बी पहले दे दिया तो हम ट्री मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब इसमें चूंकि ए पहले है तो इधर इस वाले में भी ए पहले दिया है, तो जो विशेष रूल लगता है इसमें वही लगाएंगे। तो देखिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम इसमें 3 टाइप का मेथड बताए ऑलरेडी। कितना है मेथड, 3 टाइप का मेथड वो है बताया है। तो पहले जो है आपको जेंडर वाले मेथड से ये चेक कर लेना। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो हर में अगर वो फाइनल रूल लगाइएगा तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 रूल बताए हैं। एक हो गया जेंडर के बेसिस पर, दूसरा क्या हो गया कि जनरेशन के बेसिस पर, जनरेशन गैप के बेसिस पर, और तीसरा जो हो गया फाइनल मेथड। ठीक है, फाइनल मेथड। तो पहला देखते हैं जेंडर के बेसिस पर ये एलिमिनेट होगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए जे इज द सन ऑफ डी, ये आपको किस एक्सप्रेशन से पता चलेगा ये आपको दिखाना है। तो जे क्या है, सन है डी का, जे इज द सन ऑफ डी मतलब जे जो है डी का सन है। तो सन है मतलब ये क्या है, मेल है, ये क्या है, मेल है। अब एक्सप्रेशन में आपको देखना है कि ये मेल की फीमेल है। तो किसी भी लेटर का वो देखना है कि मेल है कि फीमेल है, तो अब एक्सप्रेशन में जाकर उसके राइट साइड के सिंबल को देखिए। अब यहाँ पर देखिए कि जे का राइट साइड में कुछ भी सिंबल नहीं है, तो हम नहीं बता सकते हैं कि जे मेल है कि फीमेल है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, अगर ये लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन है जैसे एच भगा जे है या कुछ भी यहाँ रहता और लास्ट वाला अगर पति पत्नी का रिलेशन रहता तो ये अंतिम वाला का भी पता चलता है। लेकिन तो भाग मतलब यहाँ पर क्या है, ब्रदर है, तो यहाँ पर पता नहीं चलेगा। जैसे माइनस का मतलब वाइफ है, तो इसमें अगर माइनस रहता लास्ट में तो पता चल जाता। ठीक है, तो लास्ट में अगर पति पत्नी वाला रिलेशन रहेगा तो लास्ट वाले का क्या होगा, पता चलेगा। इसमें जे के राइट साइड में कुछ भी नहीं है तो ये पता नहीं चलेगा। ठीक है, पता नहीं चलेगा कि ये मेल होगा कि फीमेल होगा। इसमें देखिए जे के राइट साइड में देखिए यहाँ क्या है, भाग है, भाग मतलब ब्रदर, भाग मतलब ब्रदर, तो ये तो पता चल गया कि मेल है। ठीक है, अब देखिए अगर दो ही में मेल फीमेल नहीं है तो आंसर एक ही होगा। इसमें तो आपका कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, तो आप जो है इसका मतलब क्या हो गया कि आप जेंडर बेसिस पे आप इसका रिजल्ट नहीं निकाल पाइएगा। ठीक है, अगर चारों में से कोई 3 अगर फीमेल हो जाता तो आप डायरेक्टली कह सकते थे कि चौथा वाला क्या होगा, मेल ही होगा, क्योंकि एक आंसर तो सही होगा। ठीक है, तो जेंडर बेसिस पे नहीं निकाल पाइएगा। अब देखिए दूसरा क्या हो गया, जनरेशन गैप। दूसरा क्या हो गया, जनरेशन गैप। जनरेशन गैप में तो मान लीजिए क्या है, ये आपका फैमिली है, ये आपके बच्चे का फैमिली है, ये जो है आपके पिताजी का फैमिली है, और ये जो है आपका दादाजी का फैमिली है। ठीक है, ये देखिए आपका फैमिली है मतलब मान लीजिए आप 0 जनरेशन में रहते हैं, पिताजी का फैमिली एक जनरेशन ऊपर, दादाजी का फैमिली आपसे 2 जनरेशन ऊपर होगा, और आपका बच्चा का फैमिली, जो बच्चा का जनरेशन होगा वो एक जनरेशन नीचे होगा। और हमेशा जो है किसी भी एक्सप्रेशन में चेक कीजिएगा
तो राइट से लेके लेफ्ट साइड चलेगा, राइट से लेके लेफ्ट साइड यानी कि दायां से बायां की ओर चलेंगे। और कंपैरिजन खुद से ही करना है, ठीक है, हमेशा कंपैरिजन खुद से करना है। कि दादाजी अगर पूछेगा कि कितना जनरेशन आपसे है, तो अपना से जनरेशन दादाजी का बताना है, दो ऊपर है। अब यहां पर देखिए जे इज द सन ऑफ डी, जे इज द सन ऑफ डी मतलब जे जो है डी का सन है, यानी खुद से कंपैरिजन कीजिएगा तो जे जो होगा सन है मतलब एक जनरेशन नीचे होगा। डी को मान लीजिए अपने जनरेशन में रखिएगा, जे इज द सन ऑफ डी, जे जो है डी का बेटा है, तो यानी कि जे डी के बेटा है यानी एक जनरेशन नीचे होगा। जे जो है डी के रिस्पेक्ट में एक जनरेशन नीचे होगा, और डी क्या होगा, जे के रिस्पेक्ट में एक जनरेशन ऊपर होगा। जब जे जो है डी के रिस्पेक्ट में एक जनरेशन नीचे है, तो डी क्या होगा, जे के रिस्पेक्ट में एक जनरेशन ऊपर होगा, ठीक है। तो आपको जो है जनरेशन गैप देखिए, डी के रिस्पेक्ट में जे का कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। किसमें -1 निकल रहा है, देखिए प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब यहाँ देखिए क्या है, फादर है, तो फादर एक जनरेशन ऊपर होगा तो +1। आपसे आपसे कितना जनरेशन ऊपर होगा, तो +1। गुना का मतलब क्या है, गुना का मतलब देखिए डॉटर है मतलब बेटी, बेटी की ये क्या है, आपसे एक जनरेशन नीचे होगा, खुद से कंपैरिजन करना है। फिर ये क्या हो गया, भाग, भाग का मतलब ब्रदर, तो ब्रदर जो होगा ये आप ही के जनरेशन में आएगा यानी कि 0। तो देखिए अब हमेशा हम राइट से ही लेंगे, राइट से लेंगे तो 0 -1 +1 कैंसिल हो गया यानी कि 0 ही हुआ। तो यानी कि जे से डी के बीच का जो गैप हो गया ये कितना हुआ, 0 हुआ, ठीक है। अगर जे से डी के बीच का जो गैप होगा ये क्या होगा, 0 हुआ, क्योंकि +1 -1 और +0 जब ऐड कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो गया, 0 आ गया। यानी कि जे के रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या है, डी जो है 0 है। जे के रिस्पेक्ट में डी क्या है, 0 जनरेशन में है। अगर जे के रिस्पेक्ट में डी जो है 0 जनरेशन में है, यानी कि ये क्या होगा, अगर ये 0 जनरेशन में है तो डी के रिस्पेक्ट में भी जो जे क्या होगा, 0 जनरेशन में ही होगा। इन दोनों के बीच का गैप 0 है तो दोनों क्या होगा, सेम जनरेशन में होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जे जो है डी से एक जनरेशन नीचे है, यानी कि डी क्या है, जे से एक जनरेशन ऊपर होना चाहिए। अगर जे जो है डी के रिस्पेक्ट में एक जनरेशन नीचे है तो डी जे से एक जनरेशन ऊपर ना होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, डी जो है जे के में क्या है, 0 जनरेशन में है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि डी जो है जे से एक जनरेशन ऊपर होना चाहिए, ये तो आंसर होगा नहीं। ये आंसर होगा क्या, कभी नहीं होगा। अब ये वाला देखिए, भाग का मतलब क्या है, ब्रदर है, मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। भाग मतलब क्या हो गया, ब्रदर हो गया, यानी आपके जनरेशन में हो गया 0। तो माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ क्या है, वाइफ है, वाइफ आपके जनरेशन में होता है, वाइफ जो है आपके के जनरेशन में होता है। तो देखिए ये जो है दोनों का अगर जोड़ेंगे 0 + 0 तो क्या हो गया, 0 ही होगा। तो जे जो है डी के रिस्पेक्ट में 0 जनरेशन में, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि -1 जनरेशन लाना है। यहाँ पर देखिए भाग का मतलब क्या है, 0 है, और गुना का अर्थ क्या है, -1 है। गुना का अर्थ क्या है, -1 है, क्योंकि ये बेटी है, बेटी एक जनरेशन नीचे होगा यानी कि -1। तो 0 -1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो गया, -1 हो गया। तो देखिए डी के रिस्पेक्ट में जे यहाँ क्या हो गया, -1 हो गया। तो ये तो करेक्ट आ रहा है, बस इसको चेक कर लीजिए डी और जे के बीच में। प्लस का मतलब क्या हो जाता है, प्लस का मतलब होता है फादर, यानी एक जनरेशन ऊपर होगा। डी जो है जे से एक जनरेशन ऊपर होगा, ठीक है। डी जे से एक जनरेशन ऊपर होगा मतलब जे जो होगा डी से कितना, एक जनरेशन नीचे होगा, एक जनरेशन नीचे होगा। तो ए जनरेशन नीचे है, ये तो फिक्स हो गया कि एक जनरेशन नीचे है। तो एक जनरेशन नीचे जो होगा वो क्या होगा, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लड़का भी होगा, ये आपका बेटा भी होगा या बेटी भी होगा। तो जे का जेंडर आप डिफाइन कीजिए। जे का जेंडर हम यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि मेल है कि फीमेल है, इसलिए आंसर में क्या है, ये कंफ्यूजन होगा
कि ये मेल है कि फीमेल, आप कंफर्म नहीं बोल पाइएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कंफर्मली ये जो है एक जनरेशन क्या हो रहा है, नीचे आ जा रहा है। ये क्या हो रहा है, एक जनरेशन नीचे आ रहा है। बट आपको ये भी बोल रहा है एक जनरेशन नीचे आ रहा है, लेकिन सन है कि नहीं है ये तो आपको बताना पड़ेगा। सन है कि नहीं है, ठीक है, सन है कि नहीं है, ये एक जनरेशन नीचे है। ये देखिए क्या है, जे के राइट साइड में आप देख सकते हैं। देखिए ये तो हो गया कि, देखिए एक गैप देखने के बाद मेल फीमेल भी आपको सन है कि नहीं उस जेंडर बेसिस पे डिनोट करना होगा। ये तो कंफ्यूजन था कि जे मेल होगा कि फीमेल होगा, ये गलत है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये तो जनरेशन में फिट नहीं बैठता है। अब इसमें देखिए ये तो सही था, बट सन बच्चा होगा ये तो करेक्ट है, डी के रिस्पेक्ट में जे एक जनरेशन नीचे है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, सन बोल रहा है, सन होना चाहिए, यानी जे एक जनरेशन नीचे भी होना चाहिए और जे मेल भी होना चाहिए। तो यहाँ तो हो रहा है जनरेशन के बेसिस पर ये सही है, लेकिन मेल फीमेल देखिए, जे के राइट साइड में देखते हैं भागा है, भागा मतलब क्या है, ब्रदर है, ब्रदर मेल होगा इसलिए जे भी मेरा मेल होगा। ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए इसी में हम क्या करेंगे कि फाइनल मेथड लगा देंगे, सबको अलग अलग चेक नहीं करेंगे, नहीं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसमें देखिए क्या है, जे है भगा टी है गुना डी है, कैसे करते हैं। तो गुना का अर्थ क्या हो गया, डॉटर हो गया, मतलब बेटी हो गया, और भागा का अर्थ क्या है, ब्रदर है, भाई है। अब राइट साइड से इसमें चलना है और खुद से कंपैरिजन करना है। ये देखिए, ये मान लेते हैं ये मेरी कौन है, डी की जगह मैं खुद को रखिए। अब डी मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि ये मेरी कौन है, बेटी है। बेटी का भाई मेरा कौन हो गया, ये मेरी बेटी हो गया। बेटी का भाई मेरा कौन हो गया, बेटा हो गया। यह कंफर्म हो गया कि ये जो है मेरा बेटा हो गया, यानी कि जे कौन हो गया, बेटा हो गया। तो हम खुद को डी के जगह में रखे थे, यानी कि जे जो है डी का बेटा हो गया। तो देखिए ये वाला सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अगर सभी को आप ऐसे ऐसे चेक कीजिएगा, ये फाइनल मेथड है इस प्रकार से, तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए जो है इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए ये दोनों मेथड ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, फाइनल मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रैंकिंग का है, ठीक है, और इसमें कह रहा है कि अमर अकबर एंथोनी जो है फ्रेंड है, और ये जो मेट्रन है फरा टेक केयर ऑफ देम, उन लोगों का जो है टेक केयर करती है, देखभाल करती है। अमर वेट इज 50% मोर देन द अकबर। तो देखिए थोड़ा सा मैथ्स का भी आपको यूज करना होगा। 50% का जो वैल्यू होता है ये 1/2 होगा, यानी कि 2 में से 1। तो ये जो होगा 50% क्या बोल रहा है कि अमर का वेट जो है 50% अकबर से अधिक है। तो अमर हो गया और ये क्या हो गया, अकबर हो गया, ठीक है। तो 50% अधिक है, यानी कि कहां से बोल रहा है, अकबर के वेट से। तो अकबर का यदि 2 होगा तो अमर का वेट कितना होगा, 3 होगा। 50% अधिक है तो इसका मतलब +1/2, यानी 2 से 1 अधिक है, तो 2 से 1 अधिक कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। यहां भी कह रहा है कि एंथोनी का वेट जो है 25% लेस देन अमर, अमर के वेट से जो है एंथोनी का वेट 25% कम है। तो 25% कम, इसका मतलब 25% कम मतलब 25% का 1/4, यानी 4 के रिस्पेक्ट में जो है 1 कम है। तो किसका वेट है, इधर लिख लीजिए अमर और इधर लिख लीजिए एंथोनी 80। तो अमर के रिस्पेक्ट में कम है, तो अमर का कितना मान लीजिए, अगर 4 है तो 1 कम हो जाएगा तो 3 हो गया, ठीक है। 1 कम हो गया तो 3 हो गया। तो यहां मान लीजिए क्या है, देखिए अमर है, यहां अमर हो गया और अकबर हो गया, ठीक है। अमर और अकबर का वेट जो है 3 अनुपात कितना हो गया, 2 हो गया। और अमर और एंथोनी का वेट जो हो गया, ये अमर है, ये क्या हो गया, अकबर हो गया, और ये क्या हो गया,
अमर, अकबर, और ये क्या हो गया, अमर और एंथोनी का वेट हो गया। ठीक है, तो ये कितना है, 3:2 है। और यहाँ पर क्या है, 4:3 है, 4:3 है। अब अमर का जो है वेट सेम होना चाहिए दोनों जगह, तो आप क्या करेंगे, दोनों को जो है बराबर करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए इधर पर कितना करना होगा, तो 3 और 4 है, तो 3 4 को ऐसा वैल्यू लीजिए जो 3 से भी कटे, 4 से भी, तो 3 और 4 को मल्टीपल होता है 12, तो इसको 12 बनाइए दोनों को। तो 12 बनाने के लिए इधर 4 से मल्टीप्लाई और इधर जो है ना 3 से मल्टीप्लाई, ये क्या होगा, 4 तिया 12 हो गया, और इधर क्या हो गया, 8 हो गया, इधर 4 तिया 12 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया कि यहां से आपको जो है अमर अकबर, ठीक है, इसको मिटाइए, यहां से आप देख सकते हैं तीनों का एक साथ वेट देखिए, यहां क्या है, अमर है, अकबर है, ठीक है, अमर अकबर एक साथ, अमर अकबर एंथोनी, या फिर आप ऐसे लिखिए इसको छोटा से बड़ा की ओर, तो देखिए 8 है, अकबर लिखिए, फिर जो है एंथोनी लिखिए, और फिर अमर लिखिए। तो अमर का कितना हो गया, देखिए ये 12 है, तो इसको एक साथ लिख सकते हैं, अकबर का हो गया 8:2, एंथोनी का हो गया 9, और देखिए अमर का क्या हो गया, 12 हो गया। तो तीनों को एक साथ ऐसे निकाल लिए, ये तो आपको पता ही होगा, रेशियो में मैथ्स में है। यानी कि अगर हम बढ़ते हुए छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे, तो अकबर का वेट देखिए कितना है, 8 यूनिट है, तो उसके बाद एंथोनी का वेट है, और ये सभी जो दिया गया है, अरेंज द 4 अकॉर्डिंग टू देयर वेट, चारों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटा से बड़ा की ओर है, तो ये भी छोटा से बड़ा की ओर कर दिए। तो ये देखिए अकबर, एंथोनी और अमर, ये एक रेंज हो गया। तो देखिए कहां पर है, यहां पर देखिए एंथोनी जो है अकबर से बड़ा होगा, लेकिन यहां पर एंथोनी जो है सबसे छोटा है, बट बल्कि इन तीनों में आप देखिएगा तो अकबर सबसे छोटा है, तो ये भी कैंसिल, ये भी एंथोनी सबसे छोटा है। यहाँ पर देखिए इन दोनों में अकबर सबसे छोटा है, अकबर सबसे छोटा है। यहाँ पर देखिए उसके बाद कौन है, एंथोनी है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। फिर उसके बाद क्या है, अमर है, लेकिन यहाँ पर एक फरा भी करेक्टर है। फरा क्या है, एक करेक्टर है, तो फरा को आपको देखना होगा, फरा कहाँ पर है। ठीक है, फरा का पोजीशन इन तीनों के बीच में है कि क्या है। ठीक है, तो फरा देखिए इन तीनों लड़कों का कुल वजन का 1/3 है, इन तीनों लड़कों के कुल वजन का जो है 1/3 है, यानी कि फरा का जो होगा, फरा का 1/3 होगा। तो रेशियो में आप देखिए, ये देखिए इसको आप छोड़ दीजिए, ये जो है रेशियो में ही देखते हैं, इन तीनों का कुल वजन कितना है, यहीं से रेशियो से देखिए, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 9 8 17, यानी कि क्या हो गया, 29, 29। ठीक है, 29 डिवाइड बाय 1.3, यानी कि लगभग कितना हो जाएगा, लगभग जो हो जाएगा ये कितना यूनिट, ये नम 27, यानी कि 9 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, या आप निकाल भी सकते हैं, 1/3 होगा, यही चलो 1/3 निकाल लीजिए 232 का, तो 58 केजी निकल जाएगा। ठीक है, 58 केजी निकल जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 9 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 नहीं आएगा, 9 से जो है 9 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि ये जो वैल्यू है, यानी फरा जो होगा ये कहाँ होगा, अकबर है, एंथोनी का तो 9 है, और यहां पर फरा हो जाएगी। ठीक है, और इसके बीच में क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा। तो देखिए फरा होगा, यानी कि लास्ट वाला करेक्ट आंसर, लास्ट वाला क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फिगर गिवन बिलो, इफ वी फोल्ड द फिगर इनटू द शेप्स ऑफ ए डाइस, देन विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन जो है पहले के भी स्लाइड में कराया जा चुका है, उसमें कुछ कंफ्यूजन हो गया, इसलिए इसमें जो है दोबारा इसको डाला गया है। तो देखिए ये क्या है, ये जो है क्या है, एक क्लोज डाइस है।
क्लोज्ड डाइस है, मतलब क्या हो गया, ये बंद पासा हो गया, बंद पासा हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अल्टरनेट जो होता है, एक छोड़ के एक क्या होगा, ये एक छोड़कर एक जो होगा ये क्या होगा, अपोजिट होगा। पी का अपोजिट क्या हो गया, यहां पर देखिए क्यू हो गया, एक छोड़ के एक, पी का अपोजिट क्यू हो गया। तो जब दो अपोजिट हैं तो दोनों में से एक टाइम पे एक ही दिखना चाहिए, या तो पी दिखे या क्यू दिखे। ऐसा भी कंडीशन नहीं होता है दो अपोजिट में कि दोनों का दोनों गायब हो जाए या दोनों का दोनों जो है प्रेजेंट रहे, ऐसा नहीं होता है। इसी तरह एम और क्यू आर जो है ये भी आपस में क्या होगा, अपोजिट होगा, एम और आर अपोजिट होगा। अब देखिए ये टी अपोजिट किसके होगा, देखिए इस फिगर में अगर देखिएगा तो ये जो होगा, ये कोई बॉक्स है, उसके जो है चार टुकड़े करके जो है, एक बॉक्स है चार टुकड़ा कर दिया गया है, और एक ऊपर एक इधर इधर इधर, जब तीनों एक साथ जुड़ेगा तो देखिए कैसा होगा, ये एक है, ये तीन ऊपर चला जाएगा, तीन यहां पर हो गया, ये चार जो है इधर आ जाएगा, और ये दो कहां होगा, यहां होगा, यानी कि ये होगा तीन हो गया, ये दो हो गया, ये चार हो गया, और ये क्या हो गया, एक हो गया। तो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो अब ये जो होगा, ये बॉक्स जो ऊपर बना है ये किसके अपोजिट होगा, ये जो अपोजिट होगा ये बॉक्स, एक छोड़ के एक, पी को छोड़ के टी के अपोजिट होगा, तो ये जो होगा टी के अपोजिट होगा। यानी कि ये दोनों भी, टी और ये बॉक्स जो एक साथ नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहां पर आप देख रहे हैं तो टी और एक बॉक्स जो होगा अगल बगल है, टी वाला और ये बॉक्स देखिए अगल बगल है, तो जो अपोजिट होगा वो कभी अगल बगल नहीं होगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। यहां पर देखिए ये क्या है, बॉक्स है, लेकिन यहां पर देखिए ये क्या है, ट्रायंगुलर फॉर्म में बॉक्स बने हुए, ट्रायंगुलर फॉर्म में, बट ये स्क्वायर फॉर्म में है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अब देखिए यहां पर क्या है, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। देखिए पी और क्यू, यहाँ पी दिख रहा है लेकिन क्यू नहीं दिख रहा है, एम और आर, एम दिख रहा है यहाँ लेकिन आर नहीं दिख रहा है। अब देखिए आप, हाँ, तो ये P जो है, P जो है किस बॉक्स से लगा हुआ है, P जो है ये एक और चार वाले से लगा हुआ है ना, एक और चार वाले से लगा हुआ है। ठीक है, यहां पर देखिए P का जो दीवार है ये किससे लगा है, एक दो से लगा है, एक दो से लगा है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये देखिए P वाला एक चार से लगा है तो ये वाला करेक्ट होगा, और R के जो है क्लॉकवाइज में देखिए क्या है, P है, तो यहां भी P आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। यहां पर जो है चार संख्या युग्म दिए गए हैं, जिनमें से तीन किसी न किसी प्रकार से समान है, एक भिन्न है, तब भिन्न का जो है चयन करना है। तो ये तीन डिजिट का नंबर और आपस का ही अगल बगल का नंबर है, तो अगल बगल के नंबर में डिफरेंस निकालिए। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना हो जाता है, 125 होगा। इन दोनों के डिफरेंस देखिए 125 होगा, इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना होगा, 125 होगा। इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना, 5 हो गया, ये देखिए 5 हो गया, 14 में 9 गया 5, और 10 में 1 गया 9, और 95 हो जाएगा। इन दोनों के डिफरेंस का कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। तो देखिए ये वाला अलग है, ये तीनों का डिफरेंस 125 है, लेकिन इसका कितना 95 है, केवल क्या है 95 है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि 10 बजे घड़ी पर एक घड़ी की सुइयां एक न्यून कोण और एक प्रतिवर्त कोण बनाती है। आपको पता है कि किसी भी घड़ी में जो है घंटे और मिनट के बीच का कोण, ये मान लीजिए मिनट है, ये आवर एंड है, तो इन दोनों के बीच जो है दो कोण बनता है, एक ये छोटा कोण बनेगा और ये जो होगा एक बड़ा कोण बनेगा, एक छोटा कोण बनेगा एक बड़ा कोण बनेगा। तो बड़ा कोण को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। तो देखिए 10 बजे बोल रहा है तो बिल्कुल 10 बजे लीजिएगा, तो बिल्कुल 10 बजे जो होगा
बिल्कुल यदि 10 बजे लीजिएगा तो कहाँ करना होगा, यहां पर होता है 10, तो आवर का कांटा 10 में और मिनट का कांटा कितना हो गया 12 में। आवर का कांटा 10 में, मिनट का कांटा 12 में, तो ये 10 हो गया, ये एंगल हो गया। ठीक है, तो देखिए ये एंगल कितना का होगा, 10 और 11 के बीच में जो है 11 होगा। तो एक जो होता है 10 से 11 के बीच का जो एंगल होता है 30 डिग्री का, ये भी हो गया 30 डिग्री का, 2 हो गया। ठीक है, तो डिफरेंस कितना हो गया, यानी कि 2 गुने 30 हो गया। यानी कि एक जो है गैप 30 का होता है और दूसरा गैप जो होगा, प्रत्येक गैप 30-30 का होता है, क्योंकि पूरा 360 डिग्री का कौन होता है और टोटल नंबर ऑफ गैप कितना होता है 12 होता है। जैसे 12 से 1 के बीच, 12 से 2 के बीच, 12 से 1 के बीच, 1 से 2, 2 से 3, ऐसा होता है 12। तो एक गैप जो हो जाएगा 30 डिग्री का होगा, तो 10 से 12 तक में 2 गैप जाता है तो 60 डिग्री होगा। तो एंगल कितना हो गया 60 डिग्री का हो गया एंगल। जब ये 360 डिग्री का हो गया तो ये पूरा 360 का होता है, तो ये वाला कितना का होगा 300। तो यही आपको निकालना है, ये 60 हो गया और ये 300, तो 300 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया। तो ये रहे आज के 20 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कमेंट करना है कि कैसे सेशन कैसे लग रहे हैं। Thanks for watching Working Thoughts. For more videos, subscribe to our YouTube channel. Thank you very much.